Hello students, today we will discuss the chapter number 4 from Civics Understanding Laws. Introduction. There are laws for everybody and for almost everything. Laws specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and even the laws dealing with the buying and selling of property. देयर आर लॉज. अब लॉज तो जो होते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो सबके लिए होते हैं और हर जगह पर होते हैं. जैसे शादी किस एज पे करनी है, इसके लिए भी कानून बना हुआ है. पर्सन कोई भी अगर वोट देना चाहता है तो उसकी भी एज लिखी गई है कि भाई इस पर्सन का एज ही वोट कर सकता है. और इवन अगर हमें कोई सामान खरीदना या बेचना है उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं. थ्रू द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ. दो द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ एट टाइम पीपल में गो अगेंस्ट द लॉ टू गेट द डिमांड फुलफिल. हालांकि हमें ये पता है कि लॉज बनाने का जो राइट है वो तो हमारी पार्लियामेंट के पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो लॉज के विरुद्ध अलग चले जाते हैं अपनी डिमांड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि किसी भी तरीके का नियम जो है, लेजिस्लेशन जो है वो पास किया जा सके. मीडिया और जो हमारा जो टीवी चैनल्स होते हैं, मीडिया होता है, या जो सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि हमारा इंटरनेट है, या हमारे जो आपका फेसबुक आप यूज़ करते हैं, तो इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, जो लोगों की पीपल ब्रिंग फॉरवर्ड द कॉजेज डैट नीड टू बी ब्रॉट इन नोटिस. तो जिन चीज़ों की ज़रूरत लोगों की नोटिस में लाने के लिए होता है कि लोगों का ध्यान जाए कि हाँ इस चीज़ के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, इसके ऊपर नियम लाना ज़रूरी है, तो मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग द नीड इन टू लॉ. अब अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है, ज़रूरत है, उसको नियम में कैसे बदला जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है. पार्लियामेंट जो है सारे नियम बनाती है हमारी कंट्री में. इट मेक लॉ. अब ये लॉज किस पे बनाती है? ऑन द मैटर ऑफ स्टेट. राज्यों का अगर कोई मैटर है, डिफेंस, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, या जो हमारा डिफेंस में हमारे सारा एयर फोर्स, नेवी, आर्मी सब आ गया. रेवेन्यू के कहाँ कौन कौन से एरिया से पैसा आता है, इनकम आती है. दीज लॉज आर इम्पोर्ट बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाती है उनको इन्फोर्स कराने का काम कौन करता है? जो गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांच होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उनका काम होता है कि वो लॉज को इन्फोर्स कराएंगे, लागू करवाएंगे. बिफोर एनी लेजिस्लेशन इज प्रपोज द इंडियन पार्लियामेंट टेक पब्लिक ओपिनियन. किसी भी लेजिस्लेशन लॉ को आगे बढ़ाने से पहले इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लोगों की ओपिनियन, उनके जो राय बात होती है उसको भी ध्यान में रखती है. Wherever there is a certain issue that is troubling the public, or there is some welfare activity that is required in particular area, the representative of the people, MP, member of parliament, raise that issue in the parliament. अगर कोई भी ऐसा इशू है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को पार्लियामेंट में इशू की तरह उठाने का काम कौन करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आफ्टर डिबेट, बहुत ज़्यादा डिबेट, बहस, डिस्कशन करने के बाद ही कोई भी लॉ को पास किया जाता है. If there are issues that the government has failed to address, then the citizens of the country bring to it forefront through various forums such as the press or protest. अगर मान लीजिए गवर्नमेंट हमारी फेल हो जाती है किसी भी इशू को पूरा करने में, कोई भी मैटर को पूरा करने में, तो देश के नागरिक क्या करेंगे? उस इशू को उठाएंगे. किन की मदद से? प्रेस की मदद से, या प्रोटेस्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे. इसके बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स आप टीवी में भी देखते होंगे कि गवर्नमेंट कुछ नियम पास करती, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने किसान बिल पास किया था, तो वो उसके अगेंस्ट में लोग गए, उसके लिए धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से काम कभी कभी सिटीजन्स भी करते हैं, नागरिक करते हैं. अलग अलग ग्रुप्स होते हैं एनजीओज़ के, ठीक है, मीडिया होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके का प्रेशर बनाती है ताकि गवर्नमेंट जो है इम्पॉर्टेंट जो नियम है उनको पास करे. Electronic and print media help in voicing the demand and concerns of the people through the TV report, newspaper, magazine, radio programs and local meeting. तो हमारा जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, वो लोगों की डिमांड, लोगों की ज़रूरतों को अपनी टीवी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या रेडियो के सहारे से वो क्या करता है, उसको लोगों की आवाज़ उठाता है, आवाज़ बनने का काम करता है. एनजीओ, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो लोगों की आवाज़ बनती हैं, उनको मदद करती हैं. पीपल्स विल इन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो एक तरीके से लोगों की जो विल होती है, इच्छा होती है, वो लॉ बनाने में, नियम बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच लॉ इज़ द यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन.
the need for which has existed for a very long time, but it took a legal shape in recent year only. तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की एलिमेंट्री लेवल पे एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए बच्चों को, तो ये एक नीड थी। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस पर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन काफ़ी लंबा समय भी लग गया इसको लीगल कानूनी शेप लेने में। फर्स्ट राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट को का मतलब है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और इन एन इंडियन लेजिस्लेशन विच हैज़ मेड फॉर फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल राइट है। और दिसंबर 2002 बाय द 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में दिसंबर के महीने में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को बनाया गया और इसे एक फंडामेंटल राइट कहा गया। दिस वॉज रिवाइज, फिर इसको रिवाइज भी किया गया इस एक्ट को 4 अगस्त को 2009 में। और ये लागू कब से हुआ है? ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। इस एक्ट का मतलब क्या है? इस एक्ट का मतलब ये है कि ये सेंटर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो लीगली, कानूनी इस चीज़ को लागू करवाएं कि फ्री में और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन सब बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इस RTE के कुछ प्रोविज़न, इसके फीचर्स क्या हैं? हर बच्चा एज ग्रुप जिसकी 6 से 14 ईयर्स के बीच की है उसको फ्री में कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अपने आसपास के जो नेबरहुड में, मोहल्ले में जो उसका स्कूल है वहाँ पर उसको कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी, किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं ली जाएगी, कोई भी खर्चे या चार्जेस उससे नहीं लिए जाएंगे उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान। इफ़ अ चाइल्ड इज़ अबव 6 ईयर ऑफ एज, अगर मान लीजिए बच्चा 6 साल से ऊपर का है और उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन अभी तक नहीं मिला है, उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं पूरी की है, देन तब ही और शी विल बी एडमिटेड इन द क्लास एप्रोप्रिएट टू हिज और हर एज, तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से उसकी क्लास में उसको एडमिशन देना होगा स्कूलों को। इसका साथ थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर्स, मतलब ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना होगा स्कूलों में जो ट्रेंड होंगे, जिनके पास सही क्वालिफिकेशन हो बच्चों को पढ़ाने की। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, मतलब उन्हें मारना नहीं है, किसी भी तरीके से पीटना नहीं है, और मानसिक रूप से हमें उन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचानी है कि उनका एडमिशन लेते वक्त या फिर हम उनसे फ़ीस लेते वक्त इस तरीके की चीज़ें हम उनसे फिज़िकली मारना या फिर उनको मानसिक तौर पे परेशान नहीं कर सकते हैं। फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, नाउ कैपिटेशन फ़ी, प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर एंड द रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन एंड आर प्रोहिबिटेड। तो बच्चों से किसी भी तरीके से हम प्राइवेट ट्यूशन के तौर पे फ़ीस नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रोहिबिटेड हैं, बंद हैं, मना है। प्राइवेट स्कूलों को 25% का रिजर्वेशन वीकर सेक्शन के लोगों के लिए रखना होगा अपने यहाँ, एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इन द एडमिशन, तो एडमिशन के टाइम पर 25% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जो कमज़ोर वर्ग होता है या जो आर्थिक तौर पे बहुत ही डिसएडवांटेज कमज़ोर ग्रुप होता है, उनके लिए ये रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूलों को रखना कंपलसरी है। सारे स्कूल एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के बाकी सारे स्कूलों को जितने भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड होते हैं स्कूल को चलाने के लिए, ठीक है, वो उनको पूरा करना ज़रूरी है विद इन द 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर, टू अवॉइड द कैंसिलेशन ऑफ द रिकॉग्निशन। मतलब अगर उनको अपने स्कूल को चलाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है, तो जितने भी नियम कानून ज़रूरी होते हैं वो उनको पूरा करना होगा 3 साल के अंदर। और टीचर और बच्चों का जो रेशियो होगा क्लास के अंदर, वो एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए। द एक्ट मैंडेट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये एक्ट ये भी कहता है कि पढ़ाई की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। जो भी खर्चा आ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, वो किसके किसके बीच में शेयर किया जाएगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट एक्ट, वायलेशन ऑफ RTE, अगर मान लीजिए कोई भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को वायलेट करता है, उसको तोड़ता है, तो क्या होगा?
RT is a part of directive principle of the state policy under आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आर्टिकल नंबर 45 के तहत जो राइट टू एजुकेशन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, ये उसका हिस्सा है। और अगर कोई वायलेशन करता है, कोई भी इस एक्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द ऑफेंडिंग पार्टी, मतलब जिसने एक्ट तोड़ने की कोशिश की है उस पार्टी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। The National Commission for the Protection of Child Right safeguard the right provided under this act। तो इस एक्ट के तहत बच्चों के अधिकारों को सेव करने का काम जो है वो नेशनल कमीशन फॉर करेगा, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट करेगा। द स्टेट हैव बीन डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। राज्यों को क्या निर्देश दिया गया है, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो स्टेट एक वो अपने स्टेट में क्या बनाए, स्टेट कमीशन बनाए। किस लिए? ताकि बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसी को स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कहा गया है। और द राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, या फिर उसको राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसके तहत इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट रिलेटिंग टू चाइल्ड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इन दोनों की मदद से क्या किया जाता है, ये दोनों क्या इंक्वायर करती हैं, किस चीज़ की छानबीन करती हैं कि बच्चे को राइट फ्री में, मतलब बच्चे का जो राइट है फ्री में कंपल्सरी एजुकेशन वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर उनको ऐसी कोई कंप्लेन आती है, एनी पर्सन विशिंग टू फाइल अ ग्रीवियांस कैन सबमिट अ रिटन कंप्लेंट। कोई भी इंसान अगर अपनी तकलीफ़ को रजिस्टर्ड करना चाहता है कि उसके बच्चे को पढ़ाई फ्री में नहीं मिल रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो रिटन कंप्लेन लोकल अथॉरिटीज़ को दे सकता है। एंड अपील वुड बी डिसाइडेड बाय दी SCPCR और REPC। और उसकी अपील को डिसाइड करने का काम कौन करेगा, ये दोनों करेंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ। द पासिंग ऑफ राइट टू एजुकेशन right of children to free and compulsory education act 2009 ensure opportunity for every child to get a quality elementary education। राइट टू एजुकेशन इसलिए पास किया गया था 2009 में ताकि हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि उसे अच्छी और बेहतर एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। और इसमें जो राज्य होंगे वो मदद करेंगे फैमिलीज़ की, कम्युनिटीज़ की, ताकि इस प्रॉमिस को पूरा किया जा सके। The government commitment to ensure elementary education for the children aged 6 to 14 year is also seen as an ambitious program named सर्व शिक्षा अभियान। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन के देने के लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया है। इट इज़ अ गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ताकि अपने इस गोल को, इस उद्देश्य को वो अचीव कर पाएँ। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन हर बच्चे को मिल सके। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक और एक्ट पास किया गया था पब्लिक की डिमांड पर 2005 में, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है। ये एक्ट क्या है? इट इज़ एन एक्ट दैट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सिटीजन डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो इस एक्ट के तहत ये लोगों को एक कानूनी राइट देता है कि सिटीजन्स का ये एक डेमोक्रेटिक राइट बन जाता है कि उनको अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या ऐसे काम कर रही हैं, तो वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इट ऑल्सो एम एट प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। साथ ही साथ इसका एम, उद्देश्य ये भी है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही बनी रहे, और ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ आईने की तरह साफ लोगों को साफ साफ बताई जाए कि पब्लिक अथॉरिटीज़ कैसे फंक्शन कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। दिस एक्ट गिव राइट द पीपल द राइट टू एसेस द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो एक तरीके से लोगों को राइट मिल जाता है इसमें कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ओपिनियन, एडवाइस या कोई भी सर्कुलर, ऑर्डर या रिपोर्ट, पेपर, सैंपल देख सकते हैं अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इससे एडवांटेजेस ये होता है कि इट प्रमोट दी ओपननेस, हर चीज़ खुली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लोगों को पता चलता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं, और हर चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी होगी कि हर जो काम हुआ है उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है। रिड्यूस दी करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी आती है। प्रिवेंट दी एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रीनेस। आर्बिट्रीनेस का मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, इसका मतलब होता है यूजिंग पावर विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट कंसिडरिंग अदर पीपल। तो आर्बिट्रेस का मतलब हुआ कि पावर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास कोई रोक टोक नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये रोकता है कि वो अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। सिटीजन्स
एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, नागरिक पार्ट बन जाते हैं, किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस प्रोसेस का सिटीजन हिस्सा बन जाते हैं। हमारी डेमोक्रेसी को ये स्ट्रॉन्ग करता है। द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।